कक्षा 7 पाठ 2 रेशों से वस्त्र तक। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रेशों से कैसे वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशों का मतलब है कि महीन धागे जैसी संरचना को रेशा कहते हैं। या तो एक धागे को अंत तक खोला जाए, जो लास्ट में बचेगा, अंत में जो बचेगा वही रेशा होता है। पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। पौधों और जंतुओं से कैसे रेशे प्राप्त होते हैं। जैसे पौधे से भी मिलते हैं हमको, कपास से, और जंतुओं से भी मिलते हैं, जैसे भेड़ हो गई, तो इनके बालों से भी बनाया जाता है, रेशा तैयार किया जाता है। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। कौन कौन से जंतु हैं जो हमको ऊन देते हैं। ऊन तैयार करने की विधि। ऊन को कैसे तैयार किया जाता है, उसकी विधि क्या है, क्या क्या उसमें चरण अपनाए जाते हैं, किसके बाद क्या किया जाता है। रेशम। रेशम क्या चीज़ होता है। रेशम कीट का जीवन चक्र। जिससे रेशम मिलता है, जो कीट रेशम को तैयार करता है, उसका जीवन कैसे कैसे बीतता है, किन किन अवस्थाओं से गुजरता है। रेशम प्राप्त करना। रेशम को कैसे प्राप्त किया जाता है। दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता एवं महत्व। मतलब हमारे रोज के जीवन में जंतु रेशों का क्या उपयोग होता है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पिछली कक्षा में आपने पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों जैसे कपास तथा जूट के बारे में विस्तार से पढ़ा है। मतलब हम लोग कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि कपास के बारे में, जिससे कपड़ा बनाया जाता है, और जूट जिससे बोरे बनाए जाते हैं, जिनमें गेहूँ रखा जाता है। इस इकाई में हम जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों जैसे ऊन तथा रेशम को प्राप्त करने की विधि तथा इनसे वस्त्र बनाने की विधियों के बारे में जानेंगे। तो इस पाठ में हमको ये पढ़ना है कि रेशों से कैसे रेशम तैयार किए जाते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम लोग जंतुओं के बारे में कि उनके रेशों से कैसे बाद में वस्त्र तैयार कर दिए जाते हैं। पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। तो इसमें देखेंगे कि पौधे से प्राप्त रेशे को क्या कहा जाता है और जंतुओं से प्राप्त रेशे को क्या कहा जाता है। पौधे से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। तो पौधे से जो रेशे मिलते हैं उनको पादप रेशे कहा जाता है। कपास के पौधे के बिनौलों से, रुई तथा पटसन या सनई के पौधे के तनों से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो कपास जो होता है इससे मिलता है, जो उससे कपड़ा तैयार किया जाता है, और जो पटसन होता है जिसको सनई भी कहते हैं, इसके द्वारा तैयार किया जाता है, इससे जूट का बोरा वोरा बनाया जाता है। कपास के रेशों का उपयोग कागज, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि बनाने में किया जाता है, जबकि जूट के रेशों से रस्सी, बोरा, दरी आदि बनाए जाते हैं। तो कपास के जो रेशे होते हैं, जो कपास से मिलता है, उससे कागज बनाते हैं, सूती वस्त्र बनाते हैं और चादर बनाई जाती है। सूती वस्त्र मतलब जिसको कॉटन भी कहा जाता है। पर्दे आदि बनाए जाते हैं, मतलब पर्दे भी तैयार किए जाते हैं अच्छे किस्म के। और जूट का जो रेशा होता है, जो सनई से मिलता है, उससे क्या तैयार किया जाता है, रस्सी बनती है, बोरा बनता है, दरी बनाई जाती है। इसी प्रकार जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे को जांतव रेशे कहा जाता है। तो जो रेशे जंतु से मिलेंगे उनको जांतव रेशे कहा जाएगा, और जो पौधों से मिलते हैं उनको पादप रेशे कहा जाता है। ऊन तथा रेशम प्रमुख जांतव रेशे हैं। मतलब ऊन और रेशम जो हैं ये मुख्य रूप से जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के शरीर के बालों से तथा रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। तो ऊन का जो रेशा होता है ये जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, उनके बाल से तैयार किया जाता है। और जो रेशम होता है, जिसको सिल्क भी कहते हैं, ये कीट से तैयार किया जाता है। ऊन का उपयोग स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है। तो ऊन जो होता है वो अत्यधिक गर्मी देता है, क्योंकि ये ऊष्मा का कुचालक होता है, मतलब इसमें से गर्मी बाहर नहीं जा पाती है। रेशम के धागों से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं, और जो रेशम होता है उससे रेशमी धागे बना करके उससे वस्त्र तैयार किए जाते हैं, मतलब सिल्की कपड़े बनते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। उन जंतुओं के बारे में जानेंगे जिनसे हमको ऊन मिलता है और कैसे उसको प्राप्त किया जाता है। सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशे को ऊन कहते हैं। तो जो भेड़ों की बाल से प्राप्त किए जाते हैं रेशे, उन्हीं को ऊन कहा जाता है। हालांकि कुछ अन्य जंतुओं जैसे याक, ऊंट, बकरी आदि के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन प्राप्त करने में किया जाता है। दरअसल इसी ऊन को स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदा जाता है। तो जो ऊन बनाने वाले लोग होते हैं वो इनके बालों की कटाई करते हैं, उसकी धुलाई करते हैं, और कई प्रक्रियाओं के बाद
ऊन को तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग बाजार से ला करके स्वेटर बनाते हैं। जिन वास स्थानों पर बालों से ढके जो जंतु पाए जाते हैं, वहीं उन्हें जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है। वास स्थान का मतलब है कि जो जंतु जहाँ पर रहता है वही उसका वास स्थान कहलाता है, उनके रहने का स्थान। तो जहाँ पर जैसे जंतु रहते हैं उनसे उन्हीं रेशों को प्राप्त करके ऊन तैयार किया जाता है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन तथा कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। तो जो अंगोरा बकरी होती है उससे अंगोरा ऊन मिलता है, और जो कश्मीरी बकरी होती है उससे पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। तो याक जो होता है, जंतु जो होता है, उसका ऊन ज़्यादातर तिब्बत में, जो चीन का हिस्सा है, और लद्दाख में प्रचलित है, जो भारत में है। दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका नामक जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। तो मतलब हर जगहों पर अलग अलग किस्म के जंतु पाए जाते हैं जिनके द्वारा ऊन प्राप्त किया जाता है। जैसे दक्षिण अमेरिका में जो है लामा और एल्पेका से ऊन प्राप्त किया जाता है। ऊन तैयार करने की विधि, ऊन को कैसे तैयार किया जाता है उसकी विधि के बारे में जानेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है। आपने महसूस किया होगा कि सिर के बालों की अपेक्षा शरीर के रोएं अधिक मुलायम, पतले तथा हल्के होते हैं। बिल्कुल इसी तरह भेड़ के रेशे भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है दाढ़ी के रूखे बाल, दूसरा त्वचा पर स्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। तो जो दाढ़ी के रूखे बाल होते हैं ये अच्छे किस्म के नहीं होते हैं। जो शरीर पर पाया जाता है वो मुलायम होता है और इससे अच्छे किस्म के ऊन तैयार किए जाते हैं। इन्हीं बालों का उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है। तो ये वाला जो होता है इससे बहुत अच्छा तैयार नहीं होता है, लेकिन इन्हीं से ज़्यादातर तैयार किया जाता है क्योंकि ये अच्छा किस्म का होता है। भेड़ पालन और प्रजनन, प्रजनन का मतलब क्या होता है? किसी जीव द्वारा या किसी पौधे द्वारा नए जीवों को जन्म देने की प्रक्रिया ही प्रजनन कहलाती है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है, सामान्यतः जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर का जो क्षेत्र है यहाँ पर अधिकतर पहाड़ पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर खेती नहीं होती है। और जहाँ पर खेती नहीं की जाती है वहाँ पर उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन होता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर खेती करना मुश्किल होता है पत्थरों के कारण। तो यहाँ पर पशुओं को चराकर ही लोग अपना जीवन यापन करते हैं। हिमाचल प्रदेश ये भी उसी तरफ का हिस्सा है। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी भागों में गड़रियों द्वारा भेड़ों के झुंड पाले जाते हैं। मतलब जो लोग होते हैं वो इनके झुंड पालते हैं और काफ़ी झुंडों में रखे जाते हैं, जिसको रेवड़ भी कहा जाता है। तो राजस्थान का जो हिस्सा है यहाँ पर अधिकतर जैसे घास नहीं पाई जाती ज़्यादातर, और खेती तो की नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पर पानी की भी कमी है। तो ऐसे स्थानों पर पशुओं को ही पाला जाता है जो सूखी हुई घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। तो यहाँ का मुख्य पशु जो है ऊँट होता है, लेकिन इसके अलावा भेड़ों को भी यहाँ पर पाला जाता है। भेड़ शाकाहारी होती है। शाकाहारी का मतलब जो केवल घास खाते हैं या अनाज खाते हैं, और वे घास और पत्तियाँ खाना पसंद करती हैं। गड़रिये उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार तथा खली आदि खिलाते हैं। इससे ये जो होते हैं ये पौष्टिक होते हैं। इसको खाने से बहुत ही अच्छे किस्म के जैसे पशु भी तैयार हो जाते हैं और उनसे ऊन भी अच्छे किस्म का मिलता है। दरअसल भेड़ों के रेशों की गुणवत्ता उनके पोषण, जलवायु तथा उचित देखभाल पर निर्भर करती है। मतलब जो लोग खाते हैं उस पर भी निर्भर करती है, जहाँ पर वो रखे जाते हैं जलवायु पर भी निर्भर करती है, और उनकी देखभाल करना भी, उनकी साफ़ सफाई भी रखी जाती है, जिससे अच्छे किस्म के रेशे प्राप्त किए जा सकें। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। अब जितनी मात्रा में उनमें बाल पाए जाएंगे उतना ही अच्छी मात्रा में उनसे ऊन प्राप्त किया जा सकता है, उतना ही ज़्यादा मात्रा में हमको ऊन मिलेगा। ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल के भेड़ों को जन्म देने के लिए किया जाता है। तो जो ये ऐसी भेड़ जो होती हैं जिनमें अच्छे किस्म के बाल पाए जाते हैं और घने बाल पाए जाते हैं, इन्हीं को ही रखा जाता है। जैसे जो अच्छे किस्म के बीज होते हैं उनसे अच्छे पौधे तैयार होते हैं, उसी तरह से जो अच्छे किस्म की भेड़ होती हैं उनसे जो भेड़ मिलेंगी वो भी अच्छे किस्म की होंगी। जो उनके बच्चे होंगे उनसे भी इसी तरह का बाल प्राप्त किया जाएगा। तो इसीलिए इनको क्या करते हैं, जन्म देने के लिए रखा जाता है। नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है, या वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। तो जो ऐसी भेड़ें होती हैं इनको जनक के रूप में या पिता के रूप में चयन किया जाता है,
अलग कर दिया जाता है और इन्हीं को ही पाला जाता है, जिससे इनसे कि अच्छे किस्म के ऊन प्राप्त किए जा सकें, रेशम प्राप्त मतलब ऊन प्राप्त किए जा सकें। वर्णात्मक प्रजनन की परिभाषा याद कर लीजिएगा यहाँ से। नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। यह अच्छे नस्ल की भेड़ों को जनक के रूप में चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। गुणवत्तापूर्ण ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों की जानकारी नीचे दी गई तालिका में अंकित है। तो जो नीचे दिए गए हैं वो भारत में पाए जाने वाली अच्छे किस्म की भेड़ों के नाम दिए गए हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है। बाखरवाल जो पाई जाती है जम्मू और कश्मीर में। इससे क्या मिलता है, उनकी गुणवत्ता क्या होती है, 19 सालों के लिए इससे ज़्यादातर ऊन के साल तैयार किए जाते हैं। रामपुर बुसायर यह उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। भूरे ऊन वाले कंबल के लिए इसे तैयार किया जाता है। भूरे ऊन इससे बनते हैं और कंबल तैयार किए जाते हैं। नाली या नली जिसके नाम से जाना जाता है, यह पाया जाता है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। इससे बनता क्या है, गलीचे के लिए, मतलब जो नीचे बिछाया जाता है उसको बनाया जाता है इससे। लोही यह राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है। इसके द्वारा क्या बनता है, ऊनी वस्त्र के लिए, तो इससे ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। मारवाड़ी यह गुजरात में पाया जाता है। इसके द्वारा क्या तैयार किए जाते हैं, मोटी व रुक्ष ऊन कंबल के लिए, तो इससे जो ऊन मिलता है वह बहुत ही मोटा होता है, जिसके द्वारा कंबल तैयार किया जाता है। पाटनवाड़ यह पाया जाता है गुजरात में। इसके द्वारा क्या तैयार किया जाता है, होजरी के लिए, मतलब इसमें भी वही ऊन की तरह ही इसका उपयोग किया जाता है, जिससे स्वेटर वेटर बनाए जाते हैं। भेड़ों के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण। तो चलिए देखते हैं कि जो भेड़ों के रेशे होते हैं, जो उनके बाल प्राप्त किए जाते हैं, उसको कैसे ऊन में बदल दिया जाता है। भेड़ों के बालों को ऊन के धागे में परिवर्तित करने की एक लंबी प्रक्रिया है, जो निम्नलिखित चरणों में संपादित की जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे जो रेशे होते हैं उनसे ऊन बन जाते हैं। तो पहले चरण में देखते हैं हम लोग भेड़ों के बालों की कटाई। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ऊन बनाने के लिए भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है। इसको काटने के लिए कहीं कहीं पर मशीनों का उपयोग किया जाता है, कहीं कहीं पर कैंची से काटा जाता है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो उनके बालों को शरीर से उतार लिया जाता है। मतलब जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं इनके शरीर पर बाल, तो उन बालों को काट कर अलग कर लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन के रेशों की कटाई कहलाती है। तो इसको ऊन के रेशों की कटाई कहा जाता है, जब काट करके उनके शरीर से बालों को अलग किया जाता है। भेड़ के बाल उतारने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है, क्योंकि ठंडी के मौसम में क्या होता है कि बालों से ही उनको गर्मी मिलती है। तो अगर ठंडी के मौसम में काट दिया जाए तो अधिकतर भेड़ें मर जाती हैं। ताकि भेड़ों को इस मौसम में बालदार त्वचा वाले सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी कोई कठिनाई न हो, क्योंकि चाहे वो रहे या न रहे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, न रहेगी तो ज़्यादा ही उनको आराम रहेगा। इसलिए गर्मी के मौसम में ही इसको काटा जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि ऊन के रेशों के लिए भेड़ों की बालदार त्वचा को उतारने में उन्हें कष्ट क्यों नहीं होता है। जैसे हम लोग बाल कटवाते हैं तो हम लोगों को कष्ट क्यों नहीं होता है, दर्द क्यों नहीं होता है। भेड़ों को जब बाल काटा जाता है तो उनको दर्द क्यों नहीं होता है, तो इसमें नसें पाई नहीं जाती हैं, इसीलिए दर्द नहीं होता है। इसका कारण है कि त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है, मतलब मरी हुई कोशिकाओं से बना होता है, जिसमें नस नहीं रहती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे बाल, जिन्हें कटवाने में कष्ट नहीं होता तथा कटवाने के बाद ये पुनः उग भी आते हैं। ठीक, इसीलिए इनको दर्द नहीं होता है। जिज्ञासा दिए गए, कुछ अलग चीज़ें दी गई, चलिए देखते हैं। कारण जानने का प्रयास कीजिए कि जब आप बाल कटवाते हैं तो कोई दर्द नहीं होता, परंतु जब कोई आपका बाल खींचता है तब दर्द क्यों होता है। क्योंकि जो हमारे बाल की जड़ है वो अंदर से जुड़ी होती है नसों के साथ, जिसलिए जब खींचा जाता है तो दर्द होता है, जबकि ऊपर से अगर काट दिया जाए तो वहाँ पर नस नहीं होती है, इसलिए दर्द नहीं होता है। तो चरण दूसरा देखते हैं। पहला हो गया भेड़ों के बालों की कटाई कर दी गई। अब उसके बाद क्या किया जाता है, अभिमार्जन। अभिमार्जन का मतलब होता है धुलाई। तो चलिए देखते हैं। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाते हैं। मतलब जो इसमें रहता है कचड़ा जो रहता है या गंदे जो रहते हैं
बालों में लगे रहते हैं उन सबको इसमें अलग कर लिया जाता है अच्छे से धुल करके। यह प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। मतलब जब भेड़ों के बालों की धुलाई की जाती है तो उस प्रक्रिया को अभिमार्जन कहा जाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। पहले क्या होता था, इसको वैसे ही धुल दिया जाता था हाथों के द्वारा ही। आजकल मशीन का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि अब आधुनिक युग आ गया है तो इसमें मशीनों का उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है। अब तीसरा चरण देखते हैं, छटाई। तो इसमें क्या किया जाता है, जो अच्छे किस्म के होते हैं, जो रेसे अच्छे किस्म के रहते हैं उनको अलग कर लिया जाता है और जो खराब होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को छटाई की जाती है। अभिमार्जन के बाद रेसों की छटाई होती है। मतलब उसको धुलने के बाद क्या करते हैं, जब वो सूख जाता है तो अलग कर लिया जाता है। इसमें अच्छे रोएदार रेसों की उसकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। तो इसी के आधार पर ही उनका, जैसे मतलब कुछ हल्के होते हैं, कुछ भारी होते हैं, तो उसी के आधार पर ही क्या किया जाता है, उनको अलग किया जाता है। छटाई का यह काम हाथों से अथवा मशीनों की सहायता से किया जाता है। तो यह दोनों रूपों में किया जाता है। कुछ लोग हाथ से करवाते हैं, कुछ लोग मशीनों के द्वारा करवाया जाता है। तो देखते हैं चौथा चरण। फिर क्या किया जाता है, कताई। मतलब जब उनकी छटाई कर दी जाती है तो उसके बाद उसकी कताई की जाती है। मतलब धागों के रूप में बदला जाता है, मोटे मोटे धागों के रूप में परिवर्तित करके गट्ठर बना लिया जाता है। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। मतलब उनको अलग करने के बाद जो अच्छे किस्म के होते हैं उनको क्या किया जाता है, कताई की जाती है। मतलब मोटे मोटे धागों के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब देखते हैं चरण 5। इसके बाद क्या किया जाता है, रंगाई। तो जो कताई करने के बाद जो हमको मिलता है, जो ऊन के रूप में प्राप्त होता है हमको, उसकी रंगाई की जाती है। भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः काले, भूरे अथवा सफ़ेद रंग के होते हैं। तो सभी को ये रंग पसंद नहीं होते, कुछ लोग के पसंद अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए उनकी रंगाई की जाती है। विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। तो उसको अलग अलग करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग रंग देने के लिए उनको रंग दिया जाता है। इस प्रक्रिया में रंग बिरंगे ऊनी रेशे अक्सर आपस में उलझ जाते हैं। तो जब रंग उनका किया जाता है, रंगा जाता है, तो वे आपस में ही उलझ जाते हैं, उसी में फंस जाते हैं एक दूसरे में। तो उसके लिए क्या किया जाता है, देखते हैं चरण 6। ऊनी धागा बनाना। रंगाई के पश्चात प्राप्त इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है। तो जब रंगाई पूर्ण हो जाती है तो जब ये मिल जाते हैं तो इनको क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है और फिर लपेट कर ऊनी धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की बुनाई वाले ऊन में और अपेक्षाकृत छोटे छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्रों की बुनाई में उपयोग किया जाता है। मतलब जब अब जो हमको रेशे मिले हैं उनमें जो अच्छे किस्म के हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, उनको निकाल लिया जाता है ऊन या ऊन से स्वेटर तैयार करने के लिए। और जो छोटे छोटे होते हैं उनको निकाल लिया जाता है, जैसे और अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं तो उनके लिए निकाल लिया जाता है। कुछ और भी जाने, चलिए देखते हैं कि क्या दिया गया है। कुछ अलग चीज़ें दी गई हैं। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। मतलब सभी अपना जीवन यापन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए इन कंपनियों में काम करते हैं। परंतु जंतु रेशों की छटाई करने वाले कारीगर कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। मतलब ये इस बीमारी से ही ये जो जीवाणु होता है एंथ्रेक्स, यह इनमें प्रवेश कर जाता है क्योंकि इन जगहों पर ये ज़्यादा पाया जाता है। जो कुछ समय बाद में एक घातक रुधिर रोग, शॉर्ट्स रोग के रूप में दिखाई देने लगता है। मतलब ये रक्त से संबंधित रोग है जो फैक्ट्रियों में काम करने से हो जाता है, ऊन की फैक्ट्रियों में। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। व्यवसाय मतलब जो करते हैं तो क्या मतलब सबका व्यवसाय अलग अलग होता है। कुछ लोगों का व्यवसाय जैसे खेती करना होता है और कुछ लोग उद्योग में ऐसे काम धंधे करते हैं, लेकिन इसमें वे बहुत ही ज़्यादा संकट में पड़ जाते हैं। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। तो भारत जो है तीसरे नंबर पर आता है। और जैसे चीन जो है, यहाँ पर सबसे पहले रेशम बनाया गया था और इन्होंने कई वर्षों तक लोगों से छिपा कर रखा था। स्वयं ही बनाते थे और स्वयं ही बेचा करते थे। तो रेशम सबसे पहले चीन में बनाया गया था। गुणवत्ता की दृष्टि से न्यूजीलैंड की मेरिनो भेड़ों से सबसे अच्छा ऊन प्राप्त किया जाता है। तो जो न्यूजीलैंड की भेड़ है मेरिनो, उनसे सबसे अच्छा किस्म का भेड़ प्राप्त किया जाता है पूरे विश्व भर में। रेशम। अब देखते हैं कि रेशम क्या होता है।
रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। तो रेशम जो है प्राकृतिक रेशा है, यह मनुष्य के द्वारा नहीं तैयार किया जाता है, बाकी इसको कीटों के द्वारा प्राप्त जब कर लिया जाता है तब उसको अच्छी तरह से बनाया जाता है। प्राचीन काल में राजसी वस्त्र रेशम के ही बने होते हैं, मतलब सिल्की जो वस्त्र होता है उसी को रेशम वस्त्र कहते हैं। तो जो राजा महाराजा के कपड़े होते थे पुराने समय में, वो अधिकतर रेशम से ही बनाए जाते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं और देखने में खूबसूरत लगते हैं। रेशमी वस्त्र हल्के, चिकने, मजबूत, टिकाऊ तथा आकर्षक होते हैं। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं, तो जिसके कारण इसका उपयोग भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। चिकने भी होते हैं, फिसलते रहते हैं, मजबूत भी बहुत ज़्यादा होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक चलते भी हैं, तथा आकर्षक होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं। रेशम का आविष्कार चीन देश में हुआ। मतलब सबसे पहले रेशम जो बनाया गया था चीन में ही बनाया गया था, और इन्होंने काफ़ी दिनों तक इसको छुपा कर रखा था और अकेले ही व्यापार किया करते थे और बहुत ज़्यादा धन अर्जित किए थे इसके द्वारा। और कागज़ का भी आविष्कार सबसे पहले चीन में ही किया गया था। चीन वर्तमान समय में भी विश्व का सर्वाधिक रेशम उत्पन्न करने वाला देश है। अभी भी वो जहाँ पर पहले बनाया गया था वही देश चीन अब भी क्या है, पहले नंबर पर ही आता है रेशम के उत्पादन में। भारत भी व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक, विश्व का लगभग 13% रेशम का उत्पादन करता है। तो भारत भी इसमें शामिल है जो अधिकतर रेशम का उत्पादन करता है। चलिए देखते हैं रेशम कीट का जीवन चक्र। तो ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि रेशम होता क्या चीज़ है। अब देखते हैं कि जो रेशम हमको मिलता है, जिस कीट के द्वारा मिलता है, उसका जीवन किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। रेशम कीट शहतूत, अरंडी, ओक आदि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। तो जो शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है सबसे ज़्यादा पाला जाता है और सबसे अच्छे किस्म का होता है। मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है जो शहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर चिपके होते हैं। मतलब जो होती है महिला जो होती है इनमें अगर कहा जाए कीटों में, तो सैकड़ों की संख्या मतलब 100 से भी ज़्यादा अंडे देते हैं जो शहतूत की पत्ती के नीचे चिपके रहते हैं। इन अंडों से सफ़ेद रंग के लार्वा निकलते हैं जिन्हें कैटरपिलर या इल्ली या लार्वा कहा जाता है। तो जो रेशम के कीट होते हैं उनके जो जब अंडे से बाहर निकलते हैं उनको इल्ली या लार्वा कहा जाता है या कैटरपिलर के नाम से भी जाना जाता है। ये पेड़ की कोमल पत्तियों को खाते हैं और 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करके जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो जब ये अंडे से निकलते हैं तो इनको लार्वा कहा जाता है और 4 से 6 हफ्तों में ये पत्ती को खाते खाते धीरे धीरे थोड़े बड़े हो जाते हैं। रेशम कीट के लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है, इसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। और जब ये लोग जैसे पत्ती को खाते हैं तो उसी रेशम ग्रंथि के कारण ही क्या निकलता है, इनसे रेशम निकलता है। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ स्रावित होता है जो प्रोटीन युक्त होता है। लार्वा अंग्रेजी के अक्षर 8 के आकार में आगे से पीछे की ओर गति करते हुए अपने चारों ओर इस लसदार पदार्थ को लपेटता जाता है, जो हवा के संपर्क में आने पर सूखकर रेशम में बदल जाता है। तो ये करता क्या है, पत्ती को खाता है और जो रेशम उनके शरीर से निकलता रहता है उसको अपने चारों तरफ 8 के आकार में लपेटते चले जाते हैं और लपेटते लपेटते इसके अंदर स्वयं को ढक लेते हैं। इसी बीच लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है। तो लार्वा जो होता है उसकी अगली अवस्था क्या होती है, प्यूपा। तो प्यूपा में बदलने के बाद क्या होता है, रेशम के रेशों से लिपटे हुए प्रत्येक प्यूपा एक सफ़ेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाते हैं। देखेंगे यहाँ पर यही क्या है, इस तरह से बंद हो जाते हैं। इन प्यूपा युक्त गोलाकार रचनाओं को कोया या कोकुन कहते हैं। तो जो प्यूपा होता है इसी के अंदर रहता है, जिसको कोया या कोकुन कहा जाता है पूरे हिस्से को। अंत में रेशम कीट कोकुन के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आते हैं तथा अपना नया जीवन चक्र प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मादा इसमें कीट होता है वो अंडे देता है इसमें, और जो इस अंडे देते हैं पत्ती के नीचे, फिर इस अंडे से निकलते हैं लार्वा क्या करते हैं, इन पत्ती को खाते खाते क्या हो जाते हैं, प्यूपा में बदलते हैं। और प्यूपा जो होता है वो इस रेशम कीट जब तैयार होता है, जो पत्ती को खाए रहते हैं, चारों तरफ लपेटा रहता है, कोया या कोकुन जिसको कहते हैं, उसको काट करके ये बाहर निकल जाता है और फिर से वयस्क कीट बन जाता है, मतलब बड़ा कीट बन जाता है। तो चलिए देखते हैं क्रियाकलाप फर्स्ट क्या दिया। गत्ते अथवा चार्ट के पेपर पर रेशम कीट की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र बनाकर अलग अलग काट लीजिए। तो ये क्रियाकलाप होता है जिसको आप लोगों को करना होता है, जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी प्रक्रिया किसके बाद होती है। रेशम कीट
के जीवन चक्र की इन अवस्थाओं को सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए तथा उनकी विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब इन सभी को इकट्ठा करना है, उसको काट के अलग कर लेना है, फिर उसको सही क्रम में लगाना है, जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि किसके बाद कौन सी प्रक्रिया होती है।